नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि माइग्रेंट वर्कर्स है। अभी वर्तमान समय में छठ का समय चल रहा है, तो छठ में देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। अलग अलग राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में भारत में माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं छठ मनाने के लिए, तो इससे बहुत असुविधा हो रही है रेलवे स्टेशनों पे। तो इसी के संबंध में एक सवाल लेकर आया हूं। सवाल है हमारा, प्रवासी कामगारों की अनिश्चितताओं को कम करने के लिए राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जबकि छोटी छोटी आवश्यकताओं को एक प्रारंभिक बिंदु समझा जा सकता है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु रूपरेखा की समीक्षा की जाए। तो यह था हमारा सवाल। अब देख लेते हैं उत्तर। तो उत्तर है हमारा एलपीएफआर, इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया कि लगभग 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में शरणार्थियों और प्रवासी भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। केंद्र एवं राज्यों को आपसी सहयोग की आवश्यकता है। क्यों है? तो पहला, राज्यों एवं केंद्रों के पास प्रवासी कामगारों से संबंधित पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है, इसका अभाव है। ठीक है, यहां देख सकते हैं, ये मैं एक सिंपल सा इंडिया मैप बना दिया हूं, जिसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सोर्स स्टेट्स हैं। ठीक है, यहां से प्रवासी भारतीय जितने भी प्रवासी लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, यहां से जाते हैं उड़ीसा, बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, और कहां जाते हैं? ये डेस्टिनेशन वाले राज्य हैं, जैसे चंडीगढ़, लुधियाना, दिल्ली, सूरत, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। इन क्षेत्रों में माइग्रेंट वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। कामगारों के कार्य निष्पादन के अनुरूप आय वितरण में असंतोष, राष्ट्रीय न्यूनतम श्रमिक आय से भी कम वेतन का भुगतान होता है दूसरे क्षेत्रों में जब वर्कर्स जाते हैं काम करने के लिए। तीसरा पॉइंट है, ई श्रम पोर्टल पर भी प्रवासियों की सही पहचान करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजना प्रदान करने में असमर्थ है, उदाहरण स्वरूप ईएसएस और ईपीएफओ। चौथा पॉइंट है, प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी संबंधी उपलब्धता में केंद्र एवं राज्य विफल रहा है। उदाहरण स्वरूप तमिलनाडु में श्रमिकों के खाद्य सुरक्षा हेतु ONOR, वन नेशन वन राशन कार्ड का आरंभ किया, जो आज पूरे देश में लागू करने का योजना बनाया गया, लागू किया जा भी रहा है। अब देखते हैं ये प्रवासी कामगारों के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या क्या है। तो पहला है, पर्याप्त स्वच्छ पीने योग्य पानी की उपलब्धता के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, उसके बाद सुरक्षित एवं मजबूत मकान की उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को चलाया गया है। वहीं शौचालय की उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में शौचालय बनवाया गया है। चौथा पॉइंट है, पर्याप्त वैधानिक रूपरेखा की सुनिश्चितता के लिए सरकार द्वारा श्रम कोड बनवाया गया है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, श्रमिकों से संबंधित डेटा का केंद्रीय पोर्टल बनाने हेतु सरकार द्वारा श्रम कार्ड उपलब्ध कराया गया है। वहां था श्रम कोड, ये याद रखें, यहां श्रम कार्ड है, वहां श्रम कोड था। छठा पॉइंट है, प्रवासी कामगारों के सुविधा हेतु परिवहन एवं वार्तालाप के लिए फोन बूथ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की स्थापना की गई, जिससे शहरों में बेसिक सुविधाएं उपलब्ध रह सके। सातवां पॉइंट है, महिला प्रवासियों के लिए उनके सुरक्षित कार्य का क्षेत्र एवं नवजात शिशु के पालन पोषण की सुविधा उपलब्ध हो के लिए कुछ स्थानों को सक्षम बनाया जाता है। जितने भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है कुछ क्षेत्रों में। ठीक है, अब देख लेते हैं, उपरोक्त विधियों से यह प्रदर्शित होता है कि सरकार प्रवासी कामगारों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक कदम उठा रहा है। ठीक है, अब इसमें है, सुरक्षित एवं भय मुक्त वातावरण के निर्माण हेतु विभिन्न कदम उठाने की आवश्यकता। तो पहला है, कामगारों के कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर क्रियान्वयन के साथ, मतलब क्रियान्वयन कार्यक्रम तो हम बना लेते हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं सही से हो पाता है, के साथ एक कौशल विकास योजना बनाने से, जिससे उनके रोजगार का क्षेत्र में भी विस्तार होगा। जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनको रोजगार प्राप्त करने का अवसर भी बढ़ेगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ उनका आय में भी वृद्धि होगा। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, वर्तमान समय में केवल 25% महिलाएं ही श्रमिक कार्यों में संलग्न हैं। तो सुरक्षा एवं सुविधा में वृद्धि से
महिला कामगारों की संख्या बढ़ेगी। और ये भी आप जानते हो जितने भी कार्य क्षेत्र अगर वहाँ महिला एम्प्लॉयज होते हैं तो डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है स्टार्टअप तथा एमएसएमई क्षेत्र श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में शामिल कर उनका अधिक उपयोग एवं रोजगार की लंबे समय तक सुनिश्चितता प्रदान करेगा। ठीक है, स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र श्रमिकों को रिक्रूट करेंगे, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दे देंगे जिससे कि उनका भी एक सुरक्षित रोजगार प्राप्त हो पाएगा और उनका आय में वृद्धि होगा, उनका जीवन गुणवत्तापूर्ण व्यतीत होने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और चौथा पॉइंट है सेवा क्षेत्रों के कामगार तथा गीग वर्कर्स। गीग वर्कर्स क्या है ये हमके कमेंट करके बताएं। से संबंधित समस्याओं को भी उजागर किया जाए जिससे कार्य निष्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। पांचवा पॉइंट है श्रमिकों के जीवन यापन हेतु अवसंरचना संबंधी समस्या का समाधान किया जाएगा। अब यहां हमारा सवाल खत्म हो गया, यहां कंक्लूजन है। तो निष्कर्षतः OXFAM रिपोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि 90% धन का वितरण केवल 10% लोगों के पास ही है। तो उसी प्रकार श्रमिक समाज में भी असंतुलन है, जैसे कि जितने भी वर्कर्स हैं वो 90% वर्कर हैं और 10% बैठ के खा रहे हैं। इसे समाधान हेतु सरकार निरंतर प्रयासरत है। जो ऊपर के हम लोग बहुत से बिंदुओं में देखें कि सरकार अन्य कार्यक्रम चला रहे हैं उनके गुणवत्तापूर्ण जीवन को बनाए रखने के लिए, स्वच्छता के लिए, रोजगार के लिए, जिससे 2025 तक भारत का अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन तक पहुंचाने में एक सफल कदम होगा। तो ये था हमारा निष्कर्ष। कैसा लगा सवाल जरूर बताइए कमेंट करके। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी समस्या हो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।